नमस्कार। आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं। सीतामढ़ी के लिए गौरव का पल है क्योंकि सीतामढ़ी अपना जो नाम है वो बिहार के सबसे पहले पायदान पे दर्ज कर रहा है। आज हम आपको डीएसपी भाई साहब से मिलाने वाले हैं। 470 रैंक लाकर जो कृष्ण कुमार हैं वो डीएसपी बने हैं, तो सीतामढ़ी के लिए गौरव का विषय हो जाता है। सीतामढ़ी शहर से और सीतामढ़ी से लेकर गांव तक का जो नाम है वो ऊंचा हो जाता है। और हमारे साथ फ्रेम में कृष्ण भाई साहब है। मेरी बहुत ज़्यादा खुशी दुगनी हो गई। मुझे लगा कि शायद हमारे घर के लोग, हमारे भाई साहब, हमारे अपने भाई डीएसपी साहब बन गए हैं। और जब इनसे मिले तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। देखिए फ्रेम में है, इनसे भी बातचीत करेंगे कि भाई क्या मोमेंट था, कैसा वो पल था जब आप एग्जाम दे रहे थे। कई बार होता है कि हम प्री देते हैं, मेंस लिखते हैं, इंटरव्यू में समस्या आती है। कई बार लोग कहते हैं 1 नंबर से छूट जा रहा है, वो कहाँ छूट जा रहा है, कैसे होता है, कैसा चल रहा है। देखिए एकदम शांत स्वभाव बैठे हैं। अगर ये डीएसपी बन जाएंगे तो कई बार होता है कि भाई गेट पे नॉक करना पड़ेगा, फिर इनको पर्सनल मतलब बॉडीगार्ड मिलने वाले हैं, फिर बाहर मिलने वाले हैं, फिर आपको ये ऐसे नहीं मिलेंगे। लेकिन आज सिंपल से बैठे हैं। ये देखिए ये चौकी है, ये इनका घर है। कहते हैं कि भाई बिहार में जो लोग हैं वो लाल जो है वो कमाल करते हैं। कृष्ण भाई साहब कैसे हैं? अच्छे हैं। क्या मतलब कितनी खुशी है, आप डीएसपी बन गए, आपने बीपीएससी क्वालिफाई कर लिया। बिलीव नहीं हो रहा था शुरू में जब देखे थे रिजल्ट, तो बस ये हम कोशिश कर रहे थे कैसे भी पास हो जाए, लेकिन अच्छा रैंक मिल गया, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए हम आपको दोबारा कह रहे हैं कि हम लोग अक्सर डीएसपी, एसडीएम या फिर आईपीएस से मिलते हैं तो वो एक बत्ती वाली गाड़ी में होते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है कि हाँ सर इतने बजे ऑफिस मिलेंगे। लेकिन आज इस चौकी पे ये बेडशीट इस बात का गवाह है। ये घर, ये आम सी कुर्सी, वो बड़ा सा रूम, अनुमंडल सदर से लेकर तमाम जो चीजें होती है, प्रोटोकॉल होता है, उन सबको छोड़ आज यहाँ बैठे हैं। और अच्छा क्या लग रहा था कि जब प्रिपरेशन कर रहे थे, उम्मीद था कि बीपीएससी करना है, उस वक्त कैसा दौर चल रहा था? उस समय तो सब लोग को होप होता है कि हम लोग का सिलेक्शन हो जाए। पहले भी एक बार इंटरव्यू दिए थे, उस समय कुछ नंबर कम रह गए थे, तो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। लेकिन फिर से अपने आप को प्रिपेयर किया। इसमें 2 साल का समय लगता है लगभग एक साइकिल में, तो टाइम काफ़ी लग जाता है। इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन पेशेंस रखते हैं हम, कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं तो अल्टीमेटली सफलता हाथ लगती ही है। बीपीएससी क्यों करना चाह रहे थे? क्या मतलब था कि भाई बीपीएससी ही करना है? सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे थे ओवरऑल। यूपीएससी का भी मेंस दिए थे, तो उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो उसके साथ ही साथ बीपीएससी एक प्लान बी था, तो इसको प्लान बी को भी कर रहे थे साथ में। तो बीपीएससी में अल्टीमेटली 470 रैंक मिल गया है। अच्छा क्या 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 सोचे थे कि भाई सिविल में जाना है या फिर प्रशासनिक में जाना है? नहीं, शुरू से ही था कि सिविल सर्विस में ही जाना है। सिविल सर्विस। हाँ हाँ हाँ। तो ये पुलिस का पोस्ट ये नहीं था कि हाँ मिल जाएगा, मतलब शुरू से ही ये ड्रीम था ही कि यूनिफॉर्म, ऐसा बोलते हैं ना कि जॉब होना भाग्य है, वर्दी होना सौभाग्य। तो ये वर्दी जिसको भी मिलता है वो बहुत बड़ी बात है। मतलब शुरू से ही मैं चार्म रहता है वर्दी का, और मुझे बहुत इसकी इच्छा थी कि हाँ वर्दी तो कुछ होना ही चाहिए। हाँ। अच्छा, जब रिजल्ट आया इस वक्त क्या रिएक्शन? सबसे पहले किसको कॉल करके बताएं? सबसे पहले तो पापा का ही फ़ोन किए थे कि हाँ, मेरी मम्मी भी मामी के यहाँ है, मामा के घर है, तो पापा को फ़ोन किए, फिर मम्मी को फ़ोन किए, और फिर अपने जो फ्रेंड लोग हैं उनको फ़ोन किए। तो जमीन से जुड़े रहना ये बड़ी खास बात है। शिवशंकर का कॉल मुझे आया, मेरे नंबर पर नॉन कॉलिंग ऑफ है, और शिवशंकर जब हमको बताया कि भैया ऐसे ऐसे, तो हमको बड़ी खुशी हुई। सी ऑफिस गली में हमारे मित्र के घर है, हिमांशु यहाँ हमारे मित्र है, अभिषेक है, चमन भाई है, तो सी ऑफिस गली से बड़ा ही जुड़ाव रहता है। और कहीं ना कहीं ये सीतामढ़ी शहर से कनेक्टेड होने के कारण बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और जब सीतामढ़ी शहर में हम रह रहे हैं और हमारे पड़ोस में हमारे भाई जो हमसे प्यार करते हैं वो अगर किसी पोस्ट पे जाते तो लगता है कि भाई इन कांधों पे भी स्टार और वर्दी लग गया है, जुनून बढ़ गया है, एनर्जी दुगनी हो गई है। तो कृष्ण भाई साहब के बारे में जब सुने तो हमें भी लगा नहीं चलो लग रहा है हम भी डीएसपी बन गया, तो वो एक बॉडी में अलग ही एनर्जी फील हो जाता है। शिवशंकर है, शिवशंकर ने बड़ी खुशी से मुझे कॉल किया। शिवशंकर क्या कहेंगे कि भैया डीएसपी बन गए, उस वक्त क्या फील आ रहा था, क्या चेंजेस लग रहे थे? बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था। जीवन में कभी ऐसा खुशी नहीं मिला था जैसा कि डीएसपी बनने के बाद बहुत मोटिवेशन मिला कि हम भी कल कुछ कर सकते हैं। ये देखिए ये खुशी की बात। अच्छा क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रशासनिक सेवा में जाना है, प्रिपरेशन करना है, सीतामढ़ी है, सोचते हैं कि नहीं पटना जाना है, बड़े शहर में जाना है, दृष्टि जैसे इंस्टीट्यूट है या फिर मतलब गोल जैसे इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाकर पढ़ना है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए गाइडेंस का जरूरत तो होता ही है, बिना गाइडेंस के नहीं हो पाएगा। किसी को कोई कोचिंग पार्टिकुलर में जाना ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसको सही गाइडेंस, सही मटेरियल का बहुत ज़रूरत होता है। जैसे जिसको सही गाइडेंस मिला हुआ है वो ये 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में ही पास कर जाते हैं। हमको 3-4 अटेम्प्ट लगा, बस इसीलिए क्योंकि हमारे घर में कोई आगे था नहीं इसमें। हम अपने घर से पहला मैट्रिक, पहला इंटर, पहला ग्रेजुएट है।
तो नवोदय से पढ़े हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय से, और डीयू से, किरोड़ीमल कॉलेज से। तो ये सब हम अकेले ही कर रहे थे खुद से। तो अपने से करने में हर बार आप कोशिश करते हैं, कुछ कमी रह जाता है, फिर उसको सुधार करते हैं, और इसमें टाइम भी लगता है। तो खुद से सब चीज़ करना, एक स्टेप बाय स्टेप, और आपको सब चीज़ बता दिया जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। तो उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा इसीलिए लग गया मेरा, थोड़ा कम समय में हो जाना चाहिए था। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं कि टेक्निकली आंसर देना, क्योंकि पढ़ तो सभी लोग लेते हैं, सभी लोग को याद हो जाता है, लेकिन सवाल जो पूछा तो वो टेक्निकली पूछा जाता है, कम समय में मतलब आंसर सॉल्व करना रहता है। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारा अप्रोच जो है ना स्मार्ट होना चाहिए। हार्ड वर्क का ज़माना ख़त्म हो गया है। पहले जो रोट लर्निंग होता था वो सब अब नहीं होता है। स्मार्ट वर्क करना है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा होना चाहिए। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत ज़रूरत है इसमें। अच्छा, क्या कहेंगे? कई बार लोग बुक पढ़ते हैं, कहते हैं कि ये पूरा याद था, लेकिन क्वेश्चन कहीं और से आ गया, जो हम पढ़े थे वहां से नहीं है। तो उस वक्त फिर स्टूडेंट्स किन चीज़ों का सामना करते हैं? देखिए, अल्टीमेटली एक दो क्वेश्चन बाउंसर होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो अपने रेंज में ही होते हैं। एक बार जब हम सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन को हम सोल्व करने की स्थिति में हो जाते हैं। अच्छा, कई बार लोग सिलेबस नहीं समझ पाते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम इनसे आज सिलेबस भी जानने वाले हैं। आप जरा सिलसिलेवार तरीके से, सही तरीके से बताइए। जो लोग प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, जिन्होंने एक बार प्री दिया, उनके अगर प्री नहीं हो पाए, या फिर अगर प्री दिया वो मेन से नहीं लिख पाए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे सिलेबस में ना कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे नेशनल मूवमेंट है, और नेशनल मूवमेंट में हम अंदर में उसको पता नहीं कि नेशनल मूवमेंट में क्या पूछा जाएगा। तो नेशनल मूवमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग को ये करना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो 2-3 रेफरेंस बुक करके हम उसको प्रॉपरली उस टॉपिक को कवर कर ले, ताकि उस टॉपिक से कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए तो हमारे से छूटे नहीं। अम्ब्रेला आपने जो कहा, ये क्या है? अम्ब्रेला टर्म का मतलब है कि एक ऐसा चीज़ है, एक ब्रॉड जोन है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये कोई एक टर्म दे दिया गया है, जैसे नेशनल मूवमेंट, तो एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो सब चीज़ को कवर करना पड़ता है। तो एक स्टूडेंट्स ने मुझे ये बताया था कि भैया हम लोग के एग्जाम में जीएस नहीं पूछा गया, पीआईबी से क्वेश्चन बहुत सारे आ गए हैं। तो उस वक्त लोग, जिन लोगों ने पीआईबी नहीं पढ़ा, फिर वो कैसे कवर करेंगे? पीआईबी के ज़्यादातर न्यूज़पेपर में आ जाते हैं। तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, जो सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करे उसको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ता है रोज़ का। तो न्यूज़पेपर अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें कवर हो जाता है पीआईबी का सारे न्यूज़ लगभग। आप अपने डेली रूटीन में किन बुक्स और किन न्यूज़पेपर को फॉलो किया करते हैं? द हिंदू पढ़ना ही पढ़ना था। उसके बाद में ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ है, 15 मिनट का आता है, न्यूज़ एट 9 रात में, तो उसको सुनना ही सुनना है करंट अफेयर के लिए। और इसके बाद में जो हमारा रेगुलर शेड्यूल होता था वो हम करते थे। शेड्यूल कैसे मेंटेन करते हैं? सुबह कितने बजे उठना है, खाना क्या है, कैसे? सुबह मतलब मैं लेट नाइट वाले नहीं हैं, तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि 2-2 3-3 बजे तक पढ़ते हैं, तो वैसा मेरा शेड्यूल नहीं चल पाता है। मैं 11 बजे तक सो जाता हूँ और सवेरे 6-6:30 तक जग जाता हूँ। और शुरू से ही नवोदय से ही मेरा ऐसा ही रहा है। नवोदय से? हाँ। 10th आपने कब किया था? 10th 2014 में। 12th? 2016 में। ग्रेजुएशन 19 में। 19 में। अच्छा, क्या कहेंगे जो लोग कई बार लोग कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा या फिर जो हमारा बेस है वो मजबूत नहीं होने के कारण मतलब नहीं निकल पाता है, फिर बेस मजबूत होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, इन सब बातों पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बेस तो मजबूत होना ही चाहिए, लेकिन अगर किसी का बेस मजबूत नहीं भी है तो बाद में उसको मजबूत किया जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर हम 10th तक नहीं पढ़े तो 10th तक की किताबें अभी भी अवेलेबल है, हम उसको फिर से पढ़ सकते हैं। तो कभी भी मतलब अगर बेस मजबूत नहीं है तो उसको मजबूत करने का प्रोसेस है, किया जा सकता है। आपने कितना अटेम्प्ट दिया? ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है। एक बार 67 में मैं इंटरव्यू दिया था, उसके बाद 2 बार मेरा प्री ही नहीं हुआ था। एक बार 66 में भी प्री नहीं हुआ था, और उसके बाद ये 70वां में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। 71वां का भी मेंस दिया था, लेकिन उसका शायद जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्या कहेंगे कि लोग ये कहते हैं कि बेसिक बुक्स एनसीईआरटी को लोग, मतलब मैं जिनसे भी बातचीत करूँ, बहुत सारे लोग हमने इंटरव्यू लिया, उज्जवल उपकार जी का मैंने इंटरव्यू लिया, तो जो बिहार के फर्स्ट टॉपर रहे थे, तो लगातार फोकस था कि जो एनसीईआरटी है उन चीज़ों पर फोकस करे, या फिर जो टर्म्स हैं। तो आप क्या कहेंगे इन सब चीज़ों को लेकर के? हाँ, एनसीईआरटी एक फाउंडेशन का काम करता है, और एनसीईआरटी मस्ट है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने से एक हमारा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाता है, उसके बाद जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐड ऑन होते जाता है। तो एनसीईआरटी मस्ट है, पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, जो लोग प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, जो भाई लोग सुन रहे हैं, जो सीतामढ़ी शहर से या फिर बिहार के किसी अन्य जिलों से हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप?
बस कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहे। यहाँ पे थोड़ा लक फैक्टर भी काम करता है। बहुत सारे हमारे साथ के लोग जो इंटरव्यू दिए थे उनका सिलेक्शन नहीं भी हो पाया है, हालांकि वो इक्वली टैलेंटेड थे, हमसे ज़्यादा मेहनती थे। तो इसमें कोई अगर सेलेक्ट हो गया है तो ये ना माने कि 100% हम ही वो टैलेंटेड है। इसमें थोड़ा लक फैक्टर भी काम करता है, कभी प्लस माइनस हो जाता है, कॉपी सब्जेक्टिव चेक होता है। तो इसमें किसको कितना नंबर अवार्ड किया गया है, इसको ये कहना कि हम ही अच्छे हैं चाहे ही कॉपी अच्छा है, ये नहीं है। कंसिस्टेंटली इंप्रूव करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होता है। तो हम अपना मेहनत करते हैं और उसके बाद भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, उनको जो मर्जी होगा वो करेंगे अल्टीमेटली। तो कहीं ना कहीं लक का एक साथ होना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है लक का। अच्छा, क्या कहेंगे अभी जो आपके टीचर्स हैं वो आपको याद कर रहे होंगे, भैया कृष्ण हमारा स्टूडेंट था, वो आज डीएसपी बन गया, डीवाईएसपी बन गया है, तो उन टीचर्स को क्या कहेंगे जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा आपको दी? हाँ, उन लोगों का ही एक वो है कि जो अगर एक फाइनल सक्सेस हुआ है तो उसमें एक स्टेप बाय स्टेप जो बिल्डअप किए हैं उन्हीं लोगों का कंट्रीब्यूशन है, उसके आधार पर ही आज ये सक्सेस हो पाया है। जो भी हमारे टीचर थे उनसे जिनसे भी बात हो पाया है, सबको हमने अपनी तरफ से आभार व्यक्त किया है कि आप लोगों की वजह से ही ये हो पाया है। तो कल से तो मतलब 2 दिनों से बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे होंगे। हाँ हाँ, लगातार फ़ोन आ ही रहे थे कल से ही। क्या है अभी नेक्स्ट इसके, अभी जैसे कि अभी कब नेक्स्ट आपको बुलाया जाएगा, सर्टिफिकेशन वगैरह कब मिलेंगे? अभी तो 2-4 दिन में जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो होगा। उसके बाद में जैसा विभाग से आदेश आएगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा। तो आप 10 सीतामढ़ी देख रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि मेरे चेहरे पे जो मुस्कान है, खुशी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हम कहेंगे अगर आप भी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करते हैं, आप भी सोच रहे हैं कि भाई ये हमें भी बीपीएससी क्वालिफाई करना है, तो अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे मन में रह जा रहा है कि टेक्निकली स्टडीज़ क्या होती है, ज़रा इस पे बताएंगे जो लोग देख रहे हैं कि वो स्टडीज़ तो करें लेकिन टेक्निकली कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या फिर कई बार होता है कि पढ़ लेते हैं लेकिन वो नहीं आया, फिर ये उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, इसमें हम पहले भी बोले कि स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। मतलब कोई चीज़ नहीं भी आ रहा है ना, तो उसको अंदाज से गेस करके, लॉजिक लगा के उसको हम एलिमिनेट करते हैं। या फिर कोई चीज़ नहीं आ रहा है, जैसे मेंस में ना शॉर्ट्स आते हैं, शॉर्ट आंसर 7 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं आते रहते हैं। फिर भी उसमें जो लिखा हुआ है उसके अंदाज पे कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, इसमें कुछ लिख देते हैं हम, और उसके आधार पे 1-2 नंबर भी मिल गया तो हम आगे 2 नंबर आगे हो गए। तो ऐसे करके स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है। जहाँ भी लॉजिक लगा, ऐसा बोलते हैं ना कि इस फील्ड में कि अपना आँख कान खोल के रखिए, हमेशा अपने आसपास सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको हमेशा देखते रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है। तो यही एक मूल मंत्र है। इंटरव्यू के लिए जब आपको बुलाया गया था तो इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे, कैसे आप आंसर कर पा रहे थे, ये जरा हमें बताइए। इंटरव्यू वर्मा सर के बोर्ड में था, तो वहाँ पे जो हमने 6 महीने तक काम भी किया है, लगभग 1 साल तक। उन्नत भारत अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक प्रोजेक्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम पढ़े हैं, तो वहीं पे तो उससे संबंधित ही लगभग ज़्यादातर प्रश्न थे कि उन्नत भारत अभियान क्या है, उन्नत भारत अभियान में क्या होता है। तो उसी से रिलेटेड ज़्यादातर प्रश्न थे। मेरा पूरा इंटरव्यू लगभग उसी पे था। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन कि आप कब ग्रेजुएशन किए थे, ऑप्शनल क्या है आपका, ये पूछा जाता है। यहाँ पे नाम पता ये सब नहीं पूछा जाता है। तो ग्रेजुएशन, ऑप्शनल और सब्जेक्ट आपका क्या है ग्रेजुएशन का, इसके आधार पर ही क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, आंसर देने में कई बार हाँ या ना में रिप्लाई करना होता है। कई बार हम लोग दृष्टि के बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, उसमें इंटरव्यू का एक सेक्शन दिखाया जाता है कि अगर आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपका इंटरव्यू इस तरीके से होगा। तो कैसे रिप्लाई करते हैं, मतलब जैसे कोई आंसर हमें नहीं आ रहा हो तो फिर उसका रिप्लाई कैसे करते हैं? सॉरी बोल देते हैं कि सॉरी सर, हम इस क्वेश्चन का अभी आंसर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, चाहे इसके बारे में पढ़ेंगे। कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए? मेरे से लगभग 20-25 मिनट तक इंटरव्यू हुआ था, उसमें 25-30 क्वेश्चन तो पूछे ही गए होंगे। कितने कितने क्वेश्चन का आपने रिप्लाई दिया? लगभग सारे क्वेश्चन का रिप्लाई दिए थे। एक क्वेश्चन में सॉरी बोलना पड़ा था बस। एक क्वेश्चन। हाँ, वो भी मैंने आधा बता दिया था, लेकिन आधा याद नहीं आ पा रहा था, तो इसलिए। बिहार से आप सीतामढ़ी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? होम डिस्ट्रिक्ट नहीं बताना होता है, तो इसलिए सीतामढ़ी से कोई क्वेश्चन नहीं था। बिहार से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे? हाँ, बिहार में कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि जो क्रिमिनल पॉलिटिशियन है उसको बिहार में लोग वोट क्यों करते हैं। क्या आपने इस पर रिप्लाई दिया? इसमें मैं रिप्लाई दिया था कि क्रिमिनल पॉलिटिशियन जो है उसको 2 फेस होते हैं, एक जिसमें वो क्राइम करते हैं और दूसरा जिसमें वो समाज के लिए अच्छा काम भी करते हैं। रॉबिन हुड का फेस होता है उनका। तो जो उनका रॉबिन हुड वाला फेस है उसके चलते उनको वोट मिलता है और पब्लिक सपोर्ट मिलता है। उनका फिर रिप्लाई क्या था? हाँ, उन्होंने वेरी गुड कहा था इस पे। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये जो पोर्शन है ये सही है। कि अगर क्रिमिनल पॉलिटिक्स अगर हो रही है तो जो रॉबिन हुड वाला जो फेस है, जो सोशल के प्रति, उसको लेकर के लोग वोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार में ये देखने को मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ। धन्यवाद। आपने देखा कि भाई
हमारे साथ कृष्ण कुमार जी हैं, सीतामढ़ी भूथी के रहने वाले हैं। मरपा, हाँ, सीता भूती में इनका विवाह हुआ है, मरपा के रहने वाले हैं, सी ऑफिस गली में वर्तमान में रहते हैं और इन्होंने बिहार बीपीएससी में 470वां रैंक लाकर डीएसपी का जो पद है, पोस्ट है, वो इनको मिला है। तो आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं, आपके पास भी कैसे स्टोरीज है, कहानी है, या फिर अगर आपके भाई, आपके मित्र, तो हम तक शेयर कीजिए। हम द सीतामढ़ी के माध्यम से सीतामढ़ी सहित पूरे बिहार के लोगों को बताएंगे। देखते रहे द सीतामढ़ी। आप हमसे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।